कराची में रहते हुए मोहम्मद अली जिन्ना इस बात का फैसला कर चुके थे कि वो अपनी प्रैक्टिस मुंबई में करेंगे। उनके वालिद ने उनको बतेरा रोकने की कोशिश की, मगर वो कराची में रुकना नहीं चाहते। अभी मुकदमात यानी उनके वालिद के ऊपर जो मुकदमात थे वो ख़त्म नहीं हुए थे, वो मुसलसल चल रहे थे। मगर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बहन लिखती हैं कि उनके जहन में ये था कि वो बम्बई में जाके अच्छा कमाएंगे और अपने वालिद के कर्जे उतारने के साथ साथ इन मुकदमात से भी जान छुड़ा देंगे जो कि कराची में उनके वालिद के ऊपर, उनकी फर्म्स के ऊपर मौजूद थे। 1897 की मिड में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कराची पोर्ट से बम्बई बाय या वाया शिप रवाना हुए। मोहतरमा फातिमा जिन्ना बताती हैं बम्बई पहुंचने के बाद उनको रिहाइश का मसला था। मोहम्मद अली जिन्ना अपोलो होटल गए और वहाँ पे उन्होंने कमरा नंबर 10 रूम नंबर 10 उन्होंने अपने नाम से बुक करा लिया था और वो वहाँ पे काफ़ी अरसे तक रहे। 24 अगस्त 1896 यानी 24 अगस्त 1896 में वो ऑलरेडी बम्बई हाई कोर्ट के अंदर अपना नाम एज अ बैरिस्टर दर्ज करवा चुके थे। तो यहाँ पर ही उनके लिए एक आसानी थी कि ये तमाम कार्रवाई उनको दोबारा नहीं करवानी थी या उसके लिए धक्के नहीं खाने थे। मोहतरमा फातिमा जिन्ना आगे अपनी किताबें लिखती हैं कि वो चाहते थे कि अपना वहाँ पे दफ्तर कायम करें, अपनी साख को बहाल करें और काबिल एतमाद बैरिस्टर की हैसियत से अपनी साख को कायम करें और वहाँ से वो थोड़ा पैसा बनाएं। मगर ये मामला बग़ैर मुकदमात के महीनों में और महीनों से सालों में तब्दील हो गया और 3 साल तक मोहम्मद अली जिन्ना या यंग बैरिस्टर को कतई कोई भी मुकदमा नहीं हुआ। मुंबई हाई कोर्ट उस वक्त किसी किले नुमा जगह के किसी कोने में मौजूद था और मोहम्मद अली जिन्ना ने वहाँ पे एक किराए की जगह ली हुई थी और वो वहाँ पर उन लोगों को देख के बेचैन रहते थे जो उनसे बहुत जूनियर थे। उनके पास बैरिस्ट्री की डिग्री भी नहीं थी मगर उनके पास क्लाइंट्स का आना जाना था। वो अपने आप को उन तमाम लोगों से अलग थलग रख के फ़ारिग औकात में, जो कि उनका मुस्तकिल फ़ारिग औकात था, उसमें वो किताबें ही पढ़ते रहते थे। मोहतरमा फातिमा जिन्ना इस बारे में इन हालात के ऊपर क्या लिखती हैं? वो बताती हैं ये बड़ी नाखुशगवार सूरत हाल थी कि बम्बई हाई कोर्ट में बैरिस्टर की हैसियत से नाम दर्ज कराने के बाद वो रोज़ाना अदालतों के चक्कर लगाते जैसा कि एक मुक़द्दस मजहबी फरीज़ा है और महीनों बग़ैर कुछ कमाए हर रोज़ शाम को अपोलो होटल की तंग कमरे में आकर वापस आ जाते। लेकिन जब ये तकलीफ दे महीने 3 करबनाक सालों तक फैल गए तो वाकई शिकस्त दिल हो गए थे। उस वक्त कराची में इनके वालिद और ख़ानदान को मुकदमात और मुश्किलात का सामना था और वो उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। ये सूरत हाल उनकी उम्मीदों के बिल्कुल बरक्स थी जो उन्होंने कराची से बम्बई रवाना होने से पहले कायम की थी। मायूसियों और नाकामियों में भी वो दुनिया वालों के सामने एतमाद का मुजाहरा करते, लेकिन दिल में तशना तकमील ख्वाहिशों की खलिश महसूस करते थे। मोहतरमा फातिमा जिन्ना से ज़्यादा बेहतर उनको कौन जान सकता था। उन्होंने अपनी किताब में वही लिखा जो उनके भाई ने उनको बताया था। बाद में जब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह एक कामयाब बैरिस्टर बन चुके थे, उनके सेक्रेटरी थे सैयद मतलूब उल हुसैन। वो अपनी किताब मोहम्मद अली जिन्ना अ पॉलिटिकल स्टडी में इस दौर को बड़ी तफसील से बयान करते हैं। वो लिखते हैं वकालत के ये पहले 3 साल बड़ी तंगदस्ती में गुजरे। वो बड़ी बाकायदगी से रोज़ अपने दफ्तर जाते रहते, लेकिन इस अरसे में एक मुकदमा भी उनके हाथ नहीं लगा। अगर मुंबई के लंबे और रोंदे हुए फुटपाथ बोल सकते तो वो ज़रूर ज़ुबान हाल से उस जवान साल वकील की सही ला हासिल की शहादत देते जो हर सुबह शहर में अपनी रिहाइश से किले में अपने दफ्तर तक पैदल जाता और शाम को जब उम्मीदों के चिराग गुल होने लगते तो थक हार कर वापस लौट आता था। 3 साल तक कोई मुकदमा नहीं होना, जेब में पैसे नहीं होना, पीछे फैमिली की फाइनेंशियली पोजीशन, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स, उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी, आप अपने आप को रख के सोचिए, अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे कायद की क्या सिचुएशन थी। उन्होंने जो कुछ अपना जमा जस्ता बनाया था तो ये मनी मैनेजमेंट ही उनकी काम आई इस 3 सालों में। वो बिलियर्ड खेलने के भी शौकीन थे, तो वो बिलियर्ड खेलने के भी पैसे देते नहीं थे बल्कि पैसे लेते थे। तो उससे हुआ ये कि उनका हिसाब किताब चलता रहा। बाय द वे, ये बिलियर्ड में उन्होंने कोई जुए नहीं लगाए थे, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये होता कैसे है। और ये हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल के लोग यहाँ पर नहीं समझेंगे कि ये किस तरह मगरबी एक सोच के तहत बग़ैर जुए के ये खेलों में शामिल हुआ जाता है।
ये चीज़ें हमारे यहाँ राइज नहीं हैं। ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि कायद आज़म ने बिलियर्ड से पैसा कैसे बनाया। 1900 के अंदर अकॉर्डिंग टू द हेक्टर बोलिथो, वो कहता है कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को, यानी नौजवान बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना को जॉन मैकफेरसन नामी एक कायम मुकाम वकील ने अपने पास हायर कर लिया था, यानी उनको एक जूनियर की हैसियत दे दी थी। ये भी एक बारीक वारदात है जो डिटेल में नहीं बताई गई कि ये मामला क्या था। ये इस तरह बयान किया गया है कि जैसे एक गोरे ने उनके ऊपर एक एहसान अजीम किया था, हालांकि इसकी कहानी एक डिटेल डिफरेंट थी, और वो डिटेल मिलती है हमें फिर मोहतरमा फातिमा जिन्ना और जी.के. अलाना की किताब में। मोहतरमा फातिमा जिन्ना अपनी किताब के पेज नंबर 58 पर लिखती हैं, जैसे हर बहन अपने भाई की तारीफ़ें करती है, अपने भाई की वजाहत, खूबसूरती, उसके नए नक्श, ये तमाम बातें डिस्कस करने के बाद, क्योंकि वो बहन थी, मोहब्बत करती थी अपने भाई से और सबसे छोटी बहन थी, और उनकी मोहब्बत का पूरा पाकिस्तान गवाह है कि वो किन बहन भाइयों में आपस में कितनी मोहब्बत थी। और ये मोहब्बत आज तक और ता क़यामत तक उस वक्त तक कायम है कि ये दोनों बहन भाइयों की कब्रें भी करीब करीब ही हैं। क्योंकि अयूब खान और भुट्टो की ज़िद की वजह से उनकी खबरों को करीब नहीं रखा गया, जबकि मोहतरमा की वसीयत को भी नज़रअंदाज कर दिया गया था। मगर ये दोनों बहन भाई ही आपस में, इन 7 बहन भाइयों में से ये 2 बहन भाई ही ता क़यामत तक करीब करीब ही हैं। तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना अपने भाई के नए नक्श, उनकी दराज कदम, उनकी उम्र, उनकी वजाहत की तारीफ़ करने के बाद लिखती हैं कि इस तमाम नाकामी के बावजूद भी वो जो हाई क्लास सोसाइटी के क्लब्स होते थे वो वहाँ जाते थे, और वहाँ पे उन राब्ते उन लोगों से भी रहते थे जो कि बहुत पढ़े लिखे लोग थे। वो अपने भाई की ना सिर्फ बेदाग लिबास बल्कि उनके कैरेक्टर की भी तारीफ़ करती हैं कि इस सोसाइटी क्लब्स के अंदर, उस हाई क्लास सोसाइटी, हाई क्लास जेंट्री के अंदर भी वो बेदागे रहे। यही नहीं बल्कि जो भी उनसे मिलता था वो उनको एक बहुत पुरअज़म नौजवान कहता था, समझता था, जबकि उनको पता नहीं था कि इस नौजवान की जेब में पैसे नहीं हैं और ये प्रॉब्लम का शिकार है, क्योंकि वो कभी अपनी मुश्किलात का जिक्र ही नहीं करते थे। वो अपनी किताब के अंदर लिखती हैं, ये मजलिसी रवाबित एक नेमत साबित हुए और नई राहें खोलने का बाइस हुए। उनके एक दोस्त ने जो उनकी सलाहियत और काबिलियत को जानते थे, उन्होंने मिस्टर जॉन मैकफेरसन से उनका तारुफ करवाया, जो उस वक्त मुंबई के कायम मुकाम एडवोकेट जनरल थे। अब यहाँ पर हेक्टर बोलिथो की एक बारीक वारदात समझें। मोहतरमा फातिमा जिन्ना यहाँ पे कहती हैं वो मुंबई के कायम मुकाम एडवोकेट जनरल थे, और हेक्टर बोलिथो अपने पेज नंबर 28 पर लिखता है कि मुंबई के कायम मुकाम सरकारी वकील थे। अब एक आम इंसान जो कि इस लॉ की डेजिग्नेशन की स्ट्रक्चर को नहीं समझता है, उसके दिमाग में क्या बात जाएगी। और तकरीबन 98% पाकिस्तान के लोग इस बारीक सी वारदात में उलझ गए थे। वो एक आम से ही बंदे ने उनको एडवोकेट किया था, जबकि वो एडवोकेट जनरल था। ये बारीक बारीक वारदातें बिखरी हुई हैं, और मैं इस बात को इसलिए भी बहुत आसानी के साथ समझता हूँ क्योंकि मेरा अपना भी मास्टर्स क्रिमिनल जस्टिस के अंदर ही है अमेरिका से, तो मैं जानता हूँ कि ये बारीक वारदातें रिवर्स साइकोलॉजी में या डार्क साइकोलॉजी की कुछ क्लॉजेस को खील के कैसे खीली जाती हैं। तो यहाँ पर ये वारदातें डाली गई हैं, यहाँ पर नहीं डाली गई हैं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना आगे लिखती हैं, जॉन मैकफेरसन इस नौजवान बैरिस्टर से बहुत मुतासिर हुए और उन्हें अपनी निगरानी में काम करने की दावत देने के साथ साथ अपनी बड़ी लाइब्रेरी से फ़ायदा उठाने और अपने दफ्तर का मुताले करने की पेशकश भी की। मेरे भाई ने मैकफेरसन की इस नवाजिश को कभी फरामोश नहीं किया, ख़ास तौर पर इसलिए कि उन दिनों किसी अंग्रेज़ का हिंदुस्तानी बैरिस्टरों के साथ इस तरह लुत्फ़ करम से पेश आना खिलाफ मामूल की बात थी। मिस्टर मैकफेरसन जल्दी जान गए कि उनके दफ्तर में आने वाला नया नौजवान बड़ी दिलावेज शख्सियत, अहलियत, मुस्तकिल मिजाजी और दयानतदारी के औसाफ का हामिल है, और उन्हें बाज़ मुकदमात में नौजवान जिन्ना को देने में कोई तामुल नहीं होता था। ये वो ज़माना था जिस वक्त किसी भी वकील के पास कोई गारंटी नहीं थी कि वो मुकदमा जीत जाएगा, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ ऊपर जज थे, ऊपर की टॉप चेन ऑफ कमांड में अंग्रेज़ थे। जो मुकदमात आते थे वो अमूमन वही उन्हीं के जजेस सुनते थे, तो उसमें कोई भी गारंटी थी ही नहीं कि मुकदमा कोई भी वकील जीत सकेगा या नहीं जीत सकेगा। इसकी वजह से अक्सर वकीलों को
अपनी फीस से हाथ धोना पड़ जाता था, बाज़ दफ़ा उनकी साख भी मजरू हो जाती थी, ख़राब हो जाती थी। इस 3 साल की धक्के खाने के बाद मैकफियरसन के साथ काम करने के कुछ अरसे तक, चंद महीने कह लें आप, उसमें इन्होंने जज कर लिया था कि फाइनेंशियली वो स्टेबल होने में इनको बड़ा टाइम लगेगा। उन्होंने इस चीज़ को तूल नहीं दिया, बल्कि उन्होंने फ़ौरन डिसीजन लिया कि अब कोई सरकारी जॉब पकड़ लेनी चाहिए इस पैराए के अंदर ही रहते हुए। तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने, यानी मोहम्मद अली जिन्नाह, नौजवान बैरिस्टर मोहम्मद अली ने जॉन मैकफियरसन से इस मामले को डिस्कस किया और कहा कि मुझे कोई सरकारी जॉब चाहिए। तो इस मामले में मैकफियरसन ने उनकी सपोर्ट की। जॉन मैकफियरसन ने उस ज़माने की जो जुडिशल डिपार्टमेंट था उसका जो इंचार्ज था वो था सर चार्ल्स ओवलियन। उससे कायद-ए-आज़म की, यानी कि मोहम्मद अली जिन्नाह की सिफारिश की और उनकी सलाहियतों को उनके सामने नज़र रखा और तमाम जो बात थी वो। और गोरों की जो भी साइकी जानते हैं वो जानते हैं कि गोरा इस मामले में कभी भी ना बात को आगे बढ़ाता है ना मक्खन मारता है, जो बात होती है वो एज इट इज़ कर देता है। मैकफियरसन की इस बात को चार्ल्स ने बहुत पॉजिटिवली लिया और उसका पूरा एक स्क्रूटनी करने के बाद, यानी मोहम्मद अली जिन्नाह की स्क्रूटनी करने के बाद उनको प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट की ओहदे पर तैनात कर दिया। और ये स्क्रूटनी थी 2 हफ्ते के ऊपर मुहित। इस 2 हफ्ते में मोहम्मद अली जिन्नाह के, यानी कि यंग बैरिस्टर को हर तरह से खंगाला गया होगा। ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि ये एक प्रेसिडेंसी का ये जो मजिस्ट्रेट सीट थी, ये कोई मामूली सीट नहीं। तो कितना बारीक बीनी से उनकी स्क्रूटनी हुई होगी वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। मोहम्मद अली जिन्नाह इस प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के इस ओहदे पर 1 मई 1900 से 31 अक्टूबर 1900 तक प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के इस ओहदे पर अपनी खिदमत अंजाम देते रहे।